वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के बारे में। बीए सेकंड ईयर के पेपर 2 से चैप्टर 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज की वीडियो में हम। और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उन सभी पर चर्चा करते हुए हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सरल शब्दों में, बेसिक शब्दों में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। और ध्यान रखेंगे, पॉलिटिकल साइंस जिसको आप हिंदी में राजनीति शास्त्र कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहीं कहीं पर मिलेगा, तो कोई बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इसका सिलेबस हमने अपलोड करवा दिया। मॉडल पेपर भी आपके समक्ष प्रस्तुत है, उसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम क्या है? तुलनात्मक सरकार। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? तुलनात्मक सरकार, जिसमें आपके यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस के संविधान के बारे में हमको अध्ययन करना होता है। तो उसी श्रृंखला में यूनिट 1 में यूनाइटेड किंगडम शामिल है। उसमें चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उनको मैं आज की वीडियो में करवाने का प्रयास करूंगा। जाहिर सी बात है, वीडियो में मज़ा आएगा और वीडियो देखने के बाद में आपको एक उत्सुकता आएगी आपके अंदर, और आप अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को। तो आपको क्या करना है, माइंड फ्रेश करके आराम से बैठ जाना है और आसानी से इस वीडियो में बने रहना है और लास्ट तक पूरी वीडियो को देखते हुए चलना है। चलिए, यूके के संविधान, यूके मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम जिसको आप कहते हैं, उसमें मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो आपके 4 देश संकलित हैं, मतलब 4 देश उसमें सम्मिलित होते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम बनता है। अगर उसमें से एक देश को, उत्तरी आयरलैंड को हम निकाल देते हैं तो आपका 3 देश बचता है, और उस 3 देश के समूह को हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। अभी मुद्दा बात करें इंग्लैंड क्या है फिर, तो इंग्लैंड एक देश है, और उस देश जो इंग्लैंड देश है वह कहीं ना कहीं पे 2-3 और मतलब उसके अगल बगल के देश हैं, उन पर कहीं ना कहीं पे शासन चलाने की एक नीति के माध्यम से इतने सारे जो है आपके जो है देश, जैसे 4 देशों का समूह होता है यूनाइटेड किंगडम, जिसको कहते हैं यूके। तो हमें केवल इंग्लैंड के संविधान पर फोकस ना करते हुए उसके बगल वेल्स के देश, उसके बाद में जो है आपका वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और उत्तरी आयरलैंड हो गया। तो उत्तरी आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड साथ ही साथ, और आपका इंग्लैंड तो है ही, तो 4 देशों के संविधान के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के मुद्दा यहाँ पर यह उठता है कि सर 4 देशों का संविधान पढ़ें तो पढ़ें कैसे? बिल्कुल आपको 4 देशों के संविधान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या है, आपको बस यूनाइटेड किंगडम का पढ़ना। क्योंकि जब यूनाइटेड किंगडम था, जब ब्रिटेन का संविधान बना था, तो सभी एक ही देश के हिस्से हुआ करते थे। और आज वह जो है कहीं ना कहीं पे अलग अलग देश हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे उनकी बाहरी नीतियाँ, विदेशी नीतियाँ एक ही जो है अपनाई जाती हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। राजनीति शास्त्र पेपर 2 के बारे में, पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर के बारे में सरल शब्दों में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू किया जाए। यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या पूछा जाता है कि ब्रिटेन के संविधान की, किस संविधान के बारे में पूछ रहा है? ब्रिटेन के संविधान की। अब चाहे यूके का पूछे चाहे ब्रिटेन का पूछे, दैट मीन्स एक ही समझिएगा, आप उसमें भ्रमित मत होइए। हालांकि मैं आपके ओरली जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया कि 4 देशों के संगठन को हम यूनाइटेड किंगडम दैट, और उसके बाद में हमने बताया कि 3 देशों के समूह को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम भैया जानते हैं ब्रिटेन के नाम से। इंग्लैंड जबकि अपना अकेला एक देश भी है। ओके, इन्होंने ब्रिटेनियों ने, मतलब ब्रिटेन के शासकों ने, ब्रिटेन के राजा महाराजा ने अलग अलग देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। कंपनी के माध्यम से कंपनी व्यापार करने आती थी, उसके बाद में दमनकारी, मतलब तमाम प्रकार की नीतियां होती थी उनकी, चापलूसी करके, इधर उधर भटका करके, एक दूसरे को लड़वा भिड़वा करके अपनी जो है बागडोर को, शासन की बागडोर को अपना लेते थे। जो बिखरी हुई सत्ता होती थी उसको एकत्रित करके उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते थे। इस प्रकार से कहीं ना कहीं पे जितने भी देश आज़ाद हुए हैं उन पर कहीं ना कहीं पे ब्रिटेन का प्रभाव
पड़ा होगा, यह बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पर बात कही जा रही है, पूछा क्या गया कि ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुख्य विशेषताओं को बताने से पहले आपको यह जानना अति आवश्यक होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिरकार ब्रिटेन का संविधान बना तो बना कैसे, ब्रिटेन के संविधान का सोर्स क्या है, यानी रिसोर्सेस ऑफ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है सोर्सेस आखिरकार, उसको भी समझेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा, जब ब्रिटेन का संविधान बना तो उस समय उतना ज़्यादा अधिक मात्रा में लोगों में जो है जागरूकता नहीं थी। हालांकि ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित संविधान है। मतलब ब्रिटेन का संविधान जिस प्रकार से अपने इंडिया का संविधान जो है लिखित है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का संविधान है, ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। मतलब ब्रिटेन में जो संविधान है वह परंपराओं रीति रिवाजों पर चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुद्दा उठेगा कि आखिरकार अगर आपसे पूछे कि ब्रिटेन जो ब्रिटिश संविधान है उसके प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, तो आप बताएंगे प्रथाएं एवं परंपराएं, अर्थात जो वहाँ पर प्रथाएं चल रही थी, जो परंपराएं थी, वही उस संविधान की जो है विशेषताएं बन बैठी। चूंकि बात करें हम ब्रिटिश संविधान की, तो ब्रिटिश संविधान अलिखित है, अतः प्रथाएं तथा परंपराएं यहाँ के संविधान की मुख्य स्रोत हैं। ओके, ब्रिटिश संविधान की संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित आपको मिलेगी। इसका एक मनोरंजक उदाहरण सम्राट के द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता न करना है। यहाँ यह प्रथा निम्नलिखित प्रकार से बनी, जैसे कि सम्राट जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। जब सम्राट जॉर्ज प्रथम जो थे वह अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, अतः वे मंत्रिमंडलीय बैठकों की अध्यक्षता नहीं करते थे। अब बताइए भैया, जो वहाँ का सम्राट है, इंग्लैंड का सम्राट है, जब मंत्रिमंडल यानी मंत्रिमंडल का जो प्रधानमंत्री है वह अगर मान लेते, इसे मान लेते मोदी जी हैं और कोई जो है बिल बन रहा हो, कोई कानून बनाया जा रहा हो और मोदी जी ना हो, तो दैट इज मतलब ऐसा नहीं है ना, इंडिया में ऐसा संभव नहीं हो सकता ना, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भाई। तो प्रधानमंत्री का एक अलग सा जो है अपना उनका करैक्टर होता है हर एक क्षेत्र में। तो वहाँ के जो इंग्लैंड की बात करूँ तो जो सम्राट जॉर्ज प्रथम थे उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, अतः वे क्या करते थे, जब मंत्रिमंडल की जो बैठक होती थी तो उसमें अध्यक्षता नहीं करते थे। अब आधुनिक समय में यह प्रथा ही हो गई, मतलब अब वहाँ पे यह प्रथा बन गई कि पहले जो लोग मतलब सम्राट था वह नहीं जाता था, तो अब प्रथा बन गई कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। सिंपल है। अब वहाँ पर यह प्रथा, मतलब जब जॉर्ज प्रथम नहीं जानते थे अंग्रेजी तो वही चीज़ें हो गई, मतलब कि अब वो नहीं करते थे, भैया अंग्रेजी जानते नहीं थे तो कहाँ जाएंगे वो अध्यक्षता करने। तो अब वो प्रथा चल गई। अब धीरे धीरे संविधान में मतलब कि कहीं ना कहीं पे वो लिखित ब्यौरा नहीं है, वहाँ पर अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान में प्रथाएं परंपराएं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाती हैं, यह बात भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। और दूसरा होता है ऐतिहासिक प्रलेख, जो कुछ पुरानी परंपराएं मतलब कुछ लेख वगैरह मिलते थे उनके कारण से ब्रिटेन का संविधान बना, वो स्रोत हो गई। साथ ही साथ कुछ सामान्य विधि भी थी वहाँ की, जो कि संविधान में वहाँ के इंक्लूड करी गई, और संसदीय अधिनियम भी कुछ था। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों न्यायिक निर्णय, कहीं ना कहीं पे जो न्यायिक निर्णय पहले हुआ करता था वह ब्रिटेन के संविधान का एक हिस्सा बना। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो संविधान पर टीकाएं बहुत सारे लोगों ने करी। टीका मतलब होता है एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद, या उसी भाषा में उसी भाषा को सरल करके लिखना ही टीका कहलाता है। टीका अनुवाद को हम किसी मतलब एक होता है टीका, एक होता है अनुवाद। तो जब जो टीका होता है वह हिंदी की भाषा मान लेते हैं, जैसे रामचरितमानस है। रामचरितमानस संस्कृतनिष्ठ अवधि पारिष्कृत अवधि में लिखा गया एक रामचरितमानस जो महाकाव्य है, श्री रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, आज लोकप्रिय है। उसका एक कांड सुंदर कांड वर्णनम शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्माण शांति पदम ब्रह्मा शम्भो फणींद्र से मनीषम, वहाँ पर जो है यह क्या है, यह विस्तृत फॉर्म में है। अब एक्चुअली में अब यहाँ पर मान लेते हैं जो अवधी भाषा में लिखा है कि जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए, या फिर जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभगन सदन, ये अवधी भाषा की चौपाई छंद में लिखा है। अब जब यह चौपाई छंद में लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस चौपाई छंद का जब हम अर्थ लिखते हैं हिंदी भाषा में, अपनी आम जनमानस की भाषा जो बोलचाल की भाषा होती है इसमें लिखना, अर्थात किसी एक भाषा का किसी मतलब उसी भाषा में सरल
रूप में लिखना उसको हम टीका कहते हैं। और जब टीका के साथ अनुवाद क्या होता है, जैसे संस्कृत की कोई शब्दावली लिखी है उसको हम हिंदी में लिख दें, या अंग्रेजी का कोई चीज़ है उसको हम हिंदी में लिख दें, या अंग्रेजी का हिंदी में, हिंदी का अंग्रेजी में, तो यह अनुवाद होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, टीका अनुवाद एक होता है, और टीका अनुवाद का मतलब यह होता है कि जब एक भाषा का दूसरे भाषा में क्या कर दिया जाए, सरलीकरण कर दिया जाए, तो वह एक प्रकार से टीका अनुवाद कहलाता है। यह बात ध्यान रखेंगे, सरल भाषा में। अब हिंदी भाषा, अगर अंग्रेजी भाषा मान लेते हैं, यूपीएससी जो परीक्षा होती है उसमें होता क्या है, अंग्रेजी भाषा में पेपर बनाया जाता है, उसके बाद में उसका हिंदी रूपांतरण होता है, मतलब हिंदी में अनुवाद होता है। हिंदी में अनुवाद होता है, हूबहू अनुवाद हो जाता है। लेकिन हूबहू अनुवाद हो जाएगा तो उसको अनुवाद ही कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पर हो क्या, यहीं पर हो जाए कि उसी जो अंग्रेजी भाषा लिखी है उसको सरल भाषा में बना करके हिंदी में समझा दिया जाए, तो वो हो जाएगा आपका टीका अनुवाद। ये थी हिंदी की बातें, प्रयोजन मूलक हिंदी में ये सारे कथन पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था आपको ये सारी चीज़ें, ओके, ध्यान रखेंगे। संविधान पर टीकाएं बहुत सारी हुई, उनके माध्यम से यहाँ पर संविधान विकसित हुआ। आइए बात कर लेते हैं, प्रश्न क्या है हमारा कि ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा ही आसान है और बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने का मैं प्रयास करूँगा। ओके, चलिए, वीडियो समझ में आ रही है? अगर वीडियो समझ में आ रही तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप यह बता सकते हैं, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से वीडियोस आपके सामने चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आपकी जो चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी। ओके, चलिए, पहला मुद्दा, ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताओं में पहला मुद्दा आपका यहाँ आता है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला मुद्दा होगा आपका क्या, पहला देखिए यहाँ पर, विकसित एवं अलिखित संविधान। सबसे पहले आपसे पूछेगा, अगर इसी में दीर्घ उत्तरीय पूछ ले चाहे लघु उत्तरीय पूछ ले, कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप बस इतने फैक्टर को याद रखेंगे, इतनी हेडिंग को याद रखेंगे, और यही हेडिंग हूबहू आप जाकर के एग्जाम में लिख देंगे। और इस हेडिंग में थोड़ी बहुत चीज़ें आप अपनी तरफ से इंक्लूड करेंगे, जैसे कि विकसित एवं अलिखित संविधान। अब यहाँ पर हेडिंग डाल करके आराम से लिखेंगे, तीर वगैरह जो बनाना होगा वो बना देंगे। उसके बाद में आगे बना करके लिखेंगे कि जो है ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, मतलब एक लिखित दस्तावेज नहीं है। जिस प्रकार से भारत या अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है, इसी मतलब ठीक उस प्रकार से ब्रिटेन का संविधान जो है वह लिखित संविधान नहीं है, अर्थात ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, क्योंकि यहाँ पर परंपराओं इत्यादि का जो है वही प्रयोग किया जाता है, कोई लिखित दस्तावेज नहीं। जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आती है, संविधान की किताब होती है, उसमें आपके 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और आपके जो है 22 भाग या 25 भाग जो भी संशोधित हो गए हैं वो आपके स्थापित हैं। अब इतनी चीज़ें यहाँ पर हो गई, लेकिन वहीं पर 395 अनुच्छेद तो अपने भारतीय संविधान में है ही, उसके बाद में यह बात ध्यान रखेंगे उसमें संशोधन भी बहुत सारा हुआ है, और इस प्रकार से लगभग 460 के ऊपर मतलब लगभग 500 पहुंचने वाला ही होगा शायद, लेकिन 460 के प्लस विद्वानों ने बताया, बड़ी बड़ी पुस्तकों में हमने पढ़ा कि 460 के प्लस में भारतीय संविधान में अनुच्छेद यानी आर्टिकल समाहित है। तो इसमें एक लिखित दस्तावेज है कि मान लेते हैं कोई केस वगैरह होता है इंडिया में, तो उसके केस के तहत वकील जो होते हैं संविधान की इस अनुच्छेद का प्रयोग करते, कहते जाओ किताब पढ़ लो और वहाँ पर इस धारा में चीज़ मेंशन है और इस चीज़ ये गलत है इसके हिसाब से, तो वहाँ पर लिखित किताब से बता देते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है, परंपराएं चलती हैं, वहाँ पर लिखित संविधान नहीं, वहाँ पर जो मतलब जो होता है मतलब लचीला एक प्रकार से है। अभी दूसरा मुद्दा यहाँ पर लचीला देखेंगे, तो आप ऐसे बता सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। विकसित मतलब क्या होता है, एक होता है डेवलप्ड, मतलब वहाँ का जो संविधान है डेवलप्ड है। क्या है, डेवलप्ड है। अपने यहाँ का संविधान कैसा, डेवलप है। कैसा भैया, डेवलप है। ओके, ध्यान रखेंगे। चले, तो डेवलप्ड यानी विकसित एवं अलिखित संविधान है, पहला लिख देंगे। दूसरा मुद्दा आप लिख देंगे लचीला एवं परिवर्तनशीलता, अर्थात वहाँ पर जैसे मान लेते कोई चीज़ लिखी होती है तो उसको संशोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ें करनी पड़ती हैं संसद भवन में, और बहुत सारी बहस होती है, उसके बाद में कोई बिल वगैरह कोई कानून पास होता है और किसी मुद्दे में कोई संशोधन होता है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअली में जब किसी संविधान के बारे में बताया जाए कि लचीला संविधान है, परिवर्तनशील संविधान है, इसका सीधा सा फंडा होता है कि वह कठोर कम है, उसमें परिवर्तन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, मतलब कि बहुत कम जो है खर्च, मतलब बहुत कम जो है मेहनत किए बिना उसमें संशोधन कर सकते हैं, मतलब कि कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तरीका नहीं होता है। अपने भारत की बात करूं तो भारत में 3 तरीके से संविधान संशोधन होता है। हालांकि जब मैं अपने भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा तो उस पर जाऊंगा। यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन के संविधान सीधा लिखेंगे लचीला है। भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कैसा है, कठोर भी है और लचीला भी है। ध्यान रखेंगे इतनी बात,
चले आगे बढ़ते हैं। बड़े ही ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम से आपके माइंड तक पहुंचाऊंगा, एक एक बातों को समझा दूंगा। तो लचीला मतलब क्या होता है? लचीला मतलब कि इनमें जो है परिवर्तन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, मतलब ज़्यादा इसमें कठिनाई से परिवर्तन नहीं होता। और यहाँ पर दूसरा परिवर्तनशीलता, मतलब वही बात हो गई। अगला है नेक्स्ट तीसरा, अभिसमयों पर आधारित। अभिसमयों पर आधारित मतलब कि यह संविधान जो है लगभग जब यह बना तब जो है लगभग ऐसी जो है तमाम जो परंपराएं थी उसी के हिसाब से सारी चीज़ें हो गई। ओके, तो अभिसमयों पर आधारित है यहाँ। चौथा मुद्दा आपका है मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा मुद्दा क्या है कि एकात्मक शासन। क्या है यहाँ पर? एकात्मक शासन है। कहाँ पर? तो ब्रिटेन में कैसा शासन है? एकात्मक शासन है। नेक्स्ट देखिए आप, संसद की संप्रभुता। क्या है? संसद की संप्रभुता है यहाँ पर। संसद क्या है? संप्रभु है, मतलब कि स्वतंत्र है। संसद कैसा भैया? संप्रभु है, मतलब संसद पर किसी का जो है प्रभुता नहीं स्थापित हो सकती। जैसे इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया के संविधान में संसद पर प्रतिबंध लगाता है कौन? न्यायपालिका। क्या लगाता है? जुडिशियरी जो होती है वह जो आपका जो संसद भवन होता है यानी वो व्यवस्थापिका होती है, तो व्यवस्थापिका पर नियंत्रण कहीं ना कहीं पे न्यायपालिका इंडिया में लगाती है। जैसे कोई कानून बनता भी, कृषि बिल आया था ना, ध्यान होगा, तो कृषि बिल आया और उसमें कोई चीज़ अगर गलत होता है, किसी कानून आया और उस कानून में कोई चीज़ गलत पाई गई कि जो कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे को कहीं ना कहीं पे हिला रही होती हैं या संविधान के खिलाफ हो, तो ऐसे में व्यवस्थापिका के ऊपर किसी जनमानस के किसी प्राणी के द्वारा एक केस किया जाता है और वह केस जो होता है वो भारत सरकार के खिलाफ किया जाता है और भारत सरकार की तरफ से भारत का जो महान्यायवादी होता है इस पर केस करता है। भारत का महान्यायवादी जो होता है, क्या होता है भारत का महान्यायवादी? भारत का प्रथम वकील होता है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो भारत की तरफ से अगर कोई व्यक्ति जो वकील, मतलब भारत का वकील एक प्रकार से कह सकते हैं, भारत देश का यानी भारत सरकार का वकील होता है महान्यायवादी। ओके, ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही राज्य में होता है महाधिवक्ता। तो केंद्र स्तर पर अगर कोई केस होगा महान्यायवादी देखेगा, अगर आपका राज्य स्तर पर होगा तो महाधिवक्ता देखेगा। सिंपल, आगे देखो। तो यहाँ पर बात यह है एकात्म जो है आपका संसद की संप्रभुता। तो यहाँ पर है कि कोई कानून बनेगा तो कानून का जो है जो ब्यौरा होगा वह पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका को मतलब न्यायपालिका को देना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, राज्य में 3 आपके जो है महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं किसी राज्य को चलाने के लिए। पहला फैक्टर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला फैक्टर होता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जो कि कानून बनाती है। न्यायपालिका दूसरी होती है और न्यायपालिका जो होती है, पहले देखिए व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका कानून को बनाती है यानी संसद वगैरह जो होती है व्यवस्थापिका के अंतर्गत मंत्रिमंडल वगैरह सब आ जाते हैं। उसके बाद में होती कार्यपालिका। कार्यपालिका में सरकार के द्वारा जितने भी सरकारी नौकरी, सरकारी सर्विस, सरकारी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे क्या हैं भैया? वो सारे के सारे कार्यपालिका के सदस्य होते हैं और वह क्या करते हैं? कानून को लागू करवाते हैं। मान लेते कृषि बिल को बनाया किसने? संसद ने बनाया। संसद में लोकसभा राज्यसभा ने बनाया, उसको राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करा, बिल पास हो गया, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में हुआ क्या? आगे बढ़ने के बाद में उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ डीएम वगैरह होते हैं या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह में मामला कंट्रोल या फिर देखने के लिए पुलिस वगैरह हो गए। तो ये सब क्या है? कार्यपालिका के सदस्य हैं और यह क्या करते हैं? कानून को लागू करते हैं। अब यह कानून को लागू कर दिए भैया, उसके बाद में उस पर कोई बवाल हुआ, मान लेते किसानों ने आंदोलन किया, अब बवाल हुआ तो इसको देखेगा कौन? बवाल का निपटारा कौन करेगा? तो बवाल का निपटारा करेगा आपकी न्यायपालिका करेगी। और भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। कभी कभी न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल उठे हैं, लेकिन हालांकि वह समय दूसरा था, तो वो बात दूसरी थी, ये बात दूसरी है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। तो जो संसद की संप्रभुता है, संसद की संप्रभुता मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ पर पूर्ण रूप से, मतलब वहाँ पर संसद सर्वोपरि। कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो यह बात ध्यान रखेंगे, संसद में जो सदन होंगे वहाँ के, वो सदन जो होंगे वह जो कानून बनाएंगे उस पर किसी का जो है पूर्ण रूप से, मतलब उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, छठवां है आपका संसदात्मक शासन। संसदात्मक शासन व्यवस्था, जैसे इंडिया में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है जो कि हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ही ली है। तो भारत के संविधान को कोई जो इतिहासकार हैं या फिर जो बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने भारतीय संविधान को कहा कि पंचमेल खिचड़ी है, उधार का थैला कह दिया। यहाँ तक कि कहा कि भारतीय का संविधान जो है या विभिन्न देशों के संविधान की क्या है? नकल है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से कथन निष्कर्ष कहा, हालांकि वो सारे मुद्दे अलग के हैं। पढ़ा फिर उन्होंने लिखा, मतलब जो चीज़ें अच्छी थी उन्हीं को लिखा। तो भारत देश में जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई। संसदात्मक शासन व्यवस्था मतलब होता है वहाँ पर मतलब संसद द्वारा कानून बनाएगा। संसद जैसे लोकसभा हो गई, अपनी राज्यसभा हो गई, ये संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है।
लोकसभा राज्यसभा समझते हैं। लोकसभा में इसे मान लेते हैं कोई, जैसे जो चुनाव होता है, मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके प्रत्याशी सांसद, जिसको जानते हैं सांसद को, तो सांसद जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो भी सांसद होते हैं, लेकिन उनको आप नहीं चुनते हैं, वह विशेष क्षेत्रों से चुन करके जाते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, उनको आप नहीं चुनते, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब प्रत्यक्ष भी कहीं ना कहीं पे, लेकिन वह हम लोग नहीं देते, मतलब सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनको वोट करते हैं, तब वो जा करके राज्यसभा में बैठते हैं। इसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद होती है। किसी दिन राज्यसभा लोकसभा इसे पढ़ाऊंगा, बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा। हालांकि हमने अगले साल नहीं पढ़ाया था, लेकिन जल्दी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ओके, चले आगे देखते हैं। विधेय क्या लिखा है, विवेक एवं संयोग की संतान। विवेक एवं संयोग की संतान मतलब क्या है, इसका मतलब कोई जो है जन्म वो नहीं था, ये खुद ही खुद क्या हो गया है, मतलब कोई मतलब योजनाबद्ध तरीके से ब्रिटेन का संविधान योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाया गया। जैसे अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, ये सब योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया, और भारत का संविधान जो कि जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। हालांकि उससे पहले भी जो है आपका 24 जो है नवंबर को ही सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन कुछ ही जो है लगा था, लेकिन बाद में 26 जनवरी की डेट को लागू किया गया था। यह क्यों लागू किया गया, क्योंकि जो है 1930 ईस्वी के आसपास रावी नदी के तट पर 1930 ईस्वी के आसपास रावी नदी के तट पर 12 बजे अर्धरात्रि में झंडा फहराया गया। उसी दिन पंडित नेहरू ने झंडा फहराते हुए स्वाधीनता दिवस मनाया, और स्वाधीनता दिवस मनाया तो उस दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वतंत्र जो है आपका गणतंत्र दिवस के रूप में स्थापित किया गया। तो ये सारी मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं पे मैं बताना यह चाह रहा हूँ, आपको बताना यह चाह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया गया, मतलब कि कोई उसकी समय सारणी नहीं फिक्स की गई। जैसे अपने यहाँ बहुत सारी समितियाँ बनाएंगी, जैसे प्रारूप समिति हो गई, डॉक्टर BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष चुने गए, BN राव प्रारूप समिति के जो है सलाहकार थे। और कहीं ना कहीं पे ये दोनों BN राव जो थे बहुत ही कानून विशेषज्ञ थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उसमें और बहुत सारे लोग थे। तो भीमराव अम्बेडकर ने इस समिति की प्रारूप समिति की अध्यक्षता करी थी, इसलिए इन्हीं को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। यह अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं भारतीय संविधान में। हालांकि ये अलग का मुद्दा है, लेकिन बताना उचित था, हमने बता दिया। तो जैसे अपने यहाँ पर एक बताएगा कि हाँ ये लिख दो संविधान में, ये चीज़ें यहाँ से ले लो, ऐसा ब्रिटेन के संविधान में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वह का संविधान कैसा विवेक एवं संयोग की संतान है। इसीलिए एक विद्वान है आपके लिटन स्ट्रेची, लिटन स्ट्रेची कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान संयोग और वियोग का शिशु है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है या जो ब्रिटिश संविधान है वह संयोग और वियोग का शिशु है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। तो यह कथन किसने कहा था, यह कथन कहा था लिटन स्ट्रेची ने, और इस कथन की व्याख्या यहाँ पर यही हो गई कि सीधे सीधे कि विवेक एवं संयोग की संतान है, मतलब एक इसमें एक सारी चीजें बनती चली गई, कोई किसी को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो परंपराएं रीति रिवाज इत्यादि चलते रहे थे वही सब हो गया, समाज के जो नियम थे, मापदंड थे, मूल्य थे, नैतिक जो है मूल्य थे, वही सारे के सारे संविधान बन गए, सीधा सीधा हो गया। ओके, चले अगला है आपका सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। क्या सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर क्या है भैया, सिद्धांत और व्यवहार कुछ ऐसे चीज़ें यहाँ इनके संविधान में हैं जो कि सिद्धांत पर आधारित है, यानी थ्योरी है, और लेकिन कुछ ऐसे जो व्यवहारिक रूप से चली आती है। सिद्धांत वह होते हैं जो सिद्ध करके, मतलब कि जो वैज्ञानिकता पर आधारित होते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक चीज़ें होती हैं वह एक प्रकार से पूर्ण रूप से जो समाज में प्रचलित हैं, चल रही हैं, वही होता है व्यवहारिक। सिद्धांत सैद्धांतिक हो गया, वही मतलब यहाँ पर लिखा है क्या, सिद्धांत। ओके, अगला विशेषता है इसकी ब्रिटेन के संविधान की लोकतंत्रात्मक शासन। अपने यहाँ पर कैसा है, लोकतंत्र। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, भारत। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या है, इंडिया। तो इंडिया इज द बिगेस्ट जो है डेमोक्रेटिक जो है कंट्री। ओके, ध्यान रखेंगे। तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर देखते हैं आप लोग बोलते हैं, धरना करते, तमाम प्रकार की चीज़ें करते हैं, ट्विटर पर जो है हंगामा करते हैं, कुछ भी करें, आपको कोई सरकार या फिर कोई रोकने आती है, नहीं आती है। हालांकि जब आप जो है कोई गलत तरीके से करते हैं और आप उसमें शांति नहीं बना करके करते हैं और आप पब्लिक प्लेस को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार इस पर केस कर, मतलब सरकार इस पर एक्शन ले सकती है, लेकिन उससे पहले नहीं, आप आराम से अनशन कर सकते। तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। आप देखते थे गांधी जी तमाम सारे आंदोलन करते थे, और चूंकि ब्रिटेन जो था
वह लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था, इसलिए वह जब गांधी जी अनशन करते थे तो उनको मारता पीटता नहीं था। वो कहता था ठीक है अनशन करे, लेकिन थोड़ा सा जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर कुछ होता था तुरंत गोली लाठी चलवा देता था। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो लोकतंत्रात्मक शासन है। यहाँ पर जनता जो होती है, जनता के द्वारा, लोकतंत्र के विषय में बहुत सारे लोगों ने कहा कि लोकतंत्र जो होता है, प्रजातंत्र जो होता है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने शायद यह बात कही कि जो है लोकतंत्र जो होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है। ध्यान रखिए, मतलब आप देखते हैं भारत का संविधान जब पढ़ते हैं तो प्रारूप शुरुआत में आपको प्रस्तावना मिलती है, और प्रस्तावना में शुरुआत में लिखा होता है कि हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष इत्यादि और तमाम सारे शब्द जो है इसमें इंक्लूड है। 5 प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, तमाम प्रकार की चीजें हैं। इस द्वारा हम इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, इस प्रकार से लिखा है। हालांकि प्रस्तावना संबंधित वीडियो अपलोड है, उसको देख लेंगे। चले, इंपॉर्टेंट उतना आपके दृष्टि से यहाँ पर होगा, क्योंकि जब आप तुलनात्मक पढ़ रहे हैं, तुलनात्मक सरकार, किस सरकार में क्या व्यवस्था है, तो आपको यह जानना अति आवश्यक होगा, क्योंकि विश्व स्तर पर सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया ना ये वाला प्रश्न हो गया, दूसरा और तीसरा हो गया, दूसरा और तीसरा हो गया। मुझे तो शायद ध्यान भी नहीं दूसरा तीसरा हुआ कि नहीं हुआ। एक्चुअली में वीडियो बीच में रुक गई और मुझे पता नहीं चला कि कहाँ मैं पढ़ा रहा था, मैं आगे निकल गया। चले, हालांकि हो गया होगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यही है पूरा आपका। ओके, चले, वैसे मैं बता दूं यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतलब हो सकता है वीडियो बीच में रुक गई हो। दूसरा प्रश्न है कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व क्या है। तो हमने बता भी दिया था आपको, संविधान के विकास में सहायक है, शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करता है, राष्ट्रमंडल को सफल बनाने में सहायक होता है, जन प्रभुसत्ता को सफल बनाने में सहायक होता है, शांति और प्रगति में सहायक होता है, राजनीतिक दलों की इच्छा पर निर्भर करता है। और तीसरा प्रश्न आपका हमने बताया था कि ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में क्या अंतर होता है। तो ब्रिटेन के सिद्धांत एवं व्यवहार में काफ़ी कुछ अंतर पाया जाता है। इस संबंध में एक विद्वान है मुनरो, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वैसा नहीं है, और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। यद्यपि विषय के अन्य देशों में, मतलब विश्व के अन्य देशों में बात करूं तो विश्व के अन्य देशों में भी यह अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन इतना नहीं जितना कि यहाँ पर आप दिखाई पड़ते हैं, मतलब दिखाई देता है। इस संबंध को लेकर के ऑग महोदय ने कहा कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका रूप कैसा है, सीमित संवैधानिक राजतंत्र है। मतलब वहाँ पर सीमित संवैधानिक राजतंत्र है, संविधान के हिसाब से एक लिमिटेशन में एक वहाँ पर राजतंत्र की व्यवस्था अभी भी है। राजतंत्र, लोकतंत्र, दो व्यवस्थाएं होती हैं जो कि राज्य को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका। राजतंत्र वह होता है जिसमें शासन मुखिया, राष्ट्र का अध्यक्ष क्या होता है, राजा होता है, और राजा ही पूर्ण रूप से शासन करता है, उसको हम पूर्ण राजतंत्र कहते हैं। और इसमें एक होता है कि जिसमें जनता के द्वारा कोई व्यक्ति चुना जाता है जो कि निश्चित समय के लिए चुना जाता है, उसको हम लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं, जिसमें जनता को पूर्ण रूप से अधिकार होता है। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन जो होता है वह लोकतंत्र होता है, यानी प्रजातंत्र, यानी डेमोक्रेसी होती है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में अभी भी राजा है। राजा कौन, राजा का लड़का वो राजा संभालेगा, मतलब बनेगा, फिर उनके लड़के, इस प्रकार से वंशानुगत क्रम से वो बने हुए हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पे वहाँ पर संवैधानिक सीमित राजतंत्र है, मतलब संविधान तो वहाँ पर है, मतलब सब सारी चीज़ें, राजा को उतना पावर, राजा को पावर भी नहीं, जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति हैं वैसे ब्रिटेन में राजा हैं, बस सीधा संपन्न समझिए। ओके, तो ये मुद्दा हमने आपको समझा दिया, और वस्तुतः यह लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ओके, आगे थोड़ा बढ़िए। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के गठन का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश संसद का गठन का वर्णन कीजिए। ब्रिटेन में संसद के 2 सदन होते हैं, पहला है लोक सदन, दूसरा है लाड़ सभा। लोक सभा, मतलब लोक सदन को हम कॉमन्स या फिर जो है अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से भी जानते हैं, और लाड़ सभा जो है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स भी हम कहते हैं। ध्यान रखेंगे। तो लोक सदन, मतलब अगर मैं बात करूं लोक सदन को तो कॉमन्स कहते हैं, सीधे सीधे कॉमन्स सभा लोक सदन को कहते हैं, और लार्ड सभा को हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। लोक सदन संसद का प्रथम और निम्न सदन होता है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। संपूर्ण ब्रिटेन को एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर विभाजित कर दिया गया है।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को अधिक मत मिलता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। जैसे लोग अपने यहाँ पर सांसद का चुनाव होता नहीं है कि हाँ जैसे मोदी जी ने चुनाव किया तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सांसदों को खड़ा कर दिया अपनी अपनी पार्टी से, तो वो जीत गए, अब बहुमत हुआ तो चले गए वो। तो यही होता है लोकसभा। जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा होती है, लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं, लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोकसभा को हम क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भैया प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है, तो इसको निम्न सदन हम क्यों कहते हैं, उच्च सदन क्यों नहीं कहते? उच्च सदन हम राज्यसभा को कहते हैं, द्वितीय सदन राज्यसभा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? निम्न सदन लोकसभा को इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हर 5वें साल भंग हो जाती है। ध्यान होगा मोदी जी हर 5वें साल क्या होता है, चुनाव लड़ते हैं। 2 बार हो गए ना, उससे पहले मनमोहन सिंह थे, उससे पहले और भी लोग थे, आपके जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हुए, अलग अलग बदलते रहे। तो हर 5 साल पे बदलते हैं कौन? लोकसभा के सदस्य। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये मतलब राज्यसभा जो होती है कभी भंग नहीं होती। सिंपल सा फंडा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और लोकसभा भंग हो जाती है। तो लोकसभा भंग हो जाती है इसलिए इसको निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा भंग नहीं होती इसलिए इसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, लोकप्रिय सदन लोकसभा को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोकसभा के सदस्य होते हैं यानी सांसद होते हैं और जनता के द्वारा पहुँचाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी भी आप जिले से होते तो एक जिले में एक या फिर एक विधान मतलब एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र से एक व्यक्ति खड़ा होता है, वह उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, 10 लाख या कुछ क्राइटेरिया है उसके अनुसार जो होता है। तो एक व्यक्ति खड़ा होता है, उस व्यक्ति को आप वोट देते हैं और आपके जिम्मेदारी को, आपके जो कर्तव्य है आपके से रिलेटेड, उसको करवाने के लिए और संसद में आता है और बहस करता है और अपनी बात को रखता है, अपने क्षेत्र की बातों को वहाँ पर संसद में रखता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए कि राज्यसभा के सदस्यों को हम अपने द्वारा मतलब अपने द्वारा नहीं चुनते हैं, हम जिसको चुनते हैं वह लोकसभा मतलब राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं पे ये वही व्यवस्था आपकी संसदात्मक शासन व्यवस्था जो अपने यहाँ पर है वही ब्रिटेन में भी है। क्योंकि हमने ब्रिटेन से ही संसदात्मक शासन व्यवस्था को लिया है, इसीलिए वो इसी पर आधारित आपको देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को अधिक मत मिलता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लोक सदन का सदस्य संख्या इस समय 650 है। तो वहाँ पर 650 लोग क्या हैं, सांसद हो सकते हैं लोक सदन में। ओके, कहाँ पर? ब्रिटेन में। राज्यसभा संसद का द्वितीय एवं उच्च सदन होता है। इसे कुलीन तंत्रीय संस्था भी कहा जाता है। इसकी सदस्य संख्या 800 से अधिक है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व लोक सदन स्पीकर, सेवानिवृत्त सेनापति, पूर्व न्यायाधीश, विज्ञान, कला, साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र से उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों का चयन होता है। इसके सदस्य निम्न 5 क्षेत्रों से आते हैं। 5 क्षेत्रों से आते हैं राज्यसभा में, जो वहाँ का राज्यसभा है यानी वहाँ का जो लार्ड सभा जिसको हम कहते हैं, लार्ड सभा में 5 क्षेत्रों से लोग आते हैं। हालांकि उससे पहले बहुत सारे लोग हमने बताया कि जो पूर्व प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री के पद से हट गया हो वह उसका सदस्य हो सकता है। पूर्व लोक सदन जो होगा वह हो सकता है। स्पीकर जो मतलब था, मतलब कि जो अपने यहाँ पे ऐसे लोकसभा स्पीकर जो होते हैं तो वो अगर रिटायर हो जाए तो राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। अपने यहाँ भी सेवानिवृत्त सेनापति जो मतलब कि जो छुट्टी मतलब कि जिनका जो है क्या हो गया हो, मतलब कि रिटायर हो गई हो सेनापति, मतलब जो सेनापति रिटायर हो जाता है वह भी वहाँ पर हो सकता है। ओके, पूर्व न्यायाधीश हो, कोई न्यायाधीश रिटायर हो, विज्ञान, कला, साहित्य, इन सभी क्षेत्रों में जो विशेष ख्याति प्राप्त जैसे कि सचिन तेंदुलकर थे तो राज्यसभा के सदस्य थे। तो राज्यसभा के सदस्य मान लेते हैं वो हैं तो खेल के द्वारा गए हैं, तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। आइए 5 क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट। पहले तो राजवंश के राजकुमार, जो राजवंश जैसे मान लेते हैं वहाँ पर राजतंत्र अभी भी है, सीमित राजतंत्र संवैधानिक रूप से ब्रिटेन में। तो कहीं ना कहीं पे वहाँ के जो राजवंश के कोई जो राजकुमार होता है वह पूर्ण रूप से पहला सदस्य होता है। तो राजवंश का जो राजकुमार होता है वह ब्रिटेन में क्या होता है, लॉर्ड सभा का सदस्य होता है। ओके, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझते हुए चलते हैं। अगला दूसरा, स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पियर। स्कॉटलैंड, चूंकि हमने बताया था कि ब्रिटेन जो है उसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड तीनों शामिल हैं। साथ ही साथ जब यूके की हम बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की, तो उसमें जो है उत्तरी आयरलैंड को भी हम शामिल कर लेते हैं। ओके, तो स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि जो पियर होते हैं वह कहीं ना कहीं पे राज्यसभा के यानी वहाँ के लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तीसरे वे होते हैं आजीवन पियर। आजीवन पियर मतलब कि जो आजीवन पियर जिनको नियुक्ति मतलब आजीवन पियर जो हो जाते हैं, बन जाते हैं, वह भी इसके सदस्य होते हैं। कानून के लॉर्ड यानी कानून के जो लॉर्ड होते हैं यानी सदस्य जो होते हैं
वह जो होते हैं कानून के जो विशेष ख्याति प्राप्त लोग होते हैं वह इसके सदस्य होते हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिक लॉर्ड, जो आध्यात्म के क्षेत्र में यानी जो धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में वहाँ के विशेष ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, वह लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो यह 5 क्षेत्रों से लगभग वहाँ के सदस्य जो है चुने जाते हैं। आगे देखते हैं, 5वां प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है, स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इन दिस वीडियो। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है, स्पष्ट कीजिए, प्रश्न पूछा गया। उत्तर आप बड़े आसानी से इसको दे सकते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे कि टॉमस वेन और डी टॉकविले, ये दोनों के दोनों कानून के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। और टॉमस वेन और डी टॉकविले का कहना है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है। क्या कहा इन्होंने? कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, क्योंकि कारण भी बताया, रीजन बताया क्या, कि वहाँ पर नियमों को लेखबद्ध नहीं किया गया है। लेखबद्ध मतलब कि लिखा नहीं गया है। ब्रिटेन में कोई नियम जो है, जैसे अपने यहाँ पे नियम लिखा है, आईपीसी है, कि मान लेते हैं फलाने ने कोनो जो है कांड कर दिया, किसी को मार दिया, तो उसके लिए कितनी सज़ा होगी, कितने दिन की होगी। या फिर संविधान अपने में है कि हाँ तुम जो है लिखा है कि विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में, कि कानून के हिसाब से सब बराबर होंगे। या धर्म जाति 15 में लिखा, धर्म जाति लिंग जन्मस्थान इन सब के आधार पर किसी व्यक्ति में प्रजातीय गुण के हिसाब से किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब बातें लिखी हुई हैं संविधान में अपनी। अब होता क्या है, मान लेते होता है इसके खिलाफ आप मतलब कि अब मान लेते हैं कि आपको जो है प्रजातीय विविधता के हिसाब से या फिर लिंग के हिसाब से या धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से भेदभाव करे, कोई व्यक्ति भेदभाव करे, सरकार का कोई व्यक्ति भेदभाव करे, तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पे यही मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि यह लिखे हुए, तो अब केस कैसे करोगे, बताओगे कि हाँ अनुच्छेद 15 में ये चीज़ें आपने लिखा है, इसके यह बातें खिलाफ है। लेकिन ब्रिटेन में होता क्या है, ब्रिटेन में लिखा ही नहीं कहीं पर, इसीलिए टॉमस बेन और डी टॉकविले महोदय कहते हैं कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में संविधान ही नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जो है नियमों को लेखबद्ध नहीं किया गया, मतलब लिखा नहीं गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। टॉकविले और आपका टॉमस बेन जो हैं, इनके कथन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। चूँकि कैसे, क्यों? ब्रिटेन में संविधान है। इस संबंध में निम्न तर्क हम दे सकते हैं और इनके तर्क को, इनकी बातों को हम नकार सकते हैं। ये देखते हैं, तो ये ब्रिटेन का अस्तित्व है कि मतलब ब्रिटेन में संविधान, बहुत सारे लोगों ने कहा कि है, ये नहीं है, लेकिन कैसे है उसको हम बताएंगे। क्योंकि पूछा क्या प्रश्न गया है कि ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व बताइए। तो ब्रिटेन के संविधान पे आज दिनों उंगलियां उठती हैं कि हाँ ये इसमें लेखा जोखा नहीं है, इसका तो वो नहीं है, एक मसौदा नहीं, लिखित मसौदा नहीं है वहाँ पर। तो इसको संदर्भ में हम जो है 3-4 बातों को बताएंगे और वह बातें एकदम से करेक्ट होंगी, फैक्ट होंगी। पहला, लिखित और अलिखित का भेद अवास्तविक है। अगर इस आधार पर आप कह दें कि वहाँ पर जो है एक ब्यौरा नहीं लिखा है, मान लेते हैं आप ऐसे कि पढ़ रहे स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आप, और पढ़ने के दौरान कोई मास्टर आपको मान लेते हैं प्रश्न पूछे आपसे और आप हर प्रश्न का उत्तर उसको बता दें, लेकिन अब वह इस आधार पर आपको डंडिया रहा है, पीट रहा है कि आपने कॉपी फेयर नहीं बनाई है, आपने कॉपी फेयर नहीं बनाई, मतलब आपने लिखा नहीं जो उसने पढ़ाया। तो ये लिखने से इम्पोर्टेंट नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर उस मास्टर को यह समझना वो मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं पढ़ा हुआ, इसका मतलब उसको चाहिए कि बच्चा केवल पढ़े, मतलब बच्चे के दिमाग में सारी बातें घुसे, क्योंकि पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन वक्त आने पर काम नहीं आता। इसीलिए क्या होता है, जब बच्चा जो होता है अगर उसको याद है तो फेयर बनाने की क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए जब इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं कि लिखित और अलिखित के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति भेद करता है तो कहीं ना कहीं पे वह ना समझ, या फिर हालांकि उस समय वैसे ही माइंड सेट था, तो उस समय ऐसी बातें कही जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे समाज में विकास होता गया, समाज नई दिशा की ओर प्रगति होती गई, समाज में अलग अलग विचारधाराएं आती गई, उसके हिसाब से लिखित और अलिखित का जो भेद है यह कॉन्सेप्चुअल नहीं उतरता है, मतलब एक प्रकार से सैद्धांतिक नहीं है, व्यवहारिक रूप से हम बोल सकते हैं। चले, तो लिखित और अलिखित का भेद हम अवास्तविक रूप से मानते हैं, मतलब ये वास्तविक नहीं, इमेजिनरी, मतलब एक प्रकार से काल्पनिक है, अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, रियलिटी नहीं है। समझ में आई बात? और इसी आधार पर टॉमस बेन और डी टॉकविले ने बताया था। ध्यान रखेंगे, अगर इन सभी मुद्दों को आप पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो IAS PCS जो होता है ना, कहते हैं कि जाके पढ़ो लिखो IAS OAS बनो, बन सकते हो। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, बड़े ही आसानी से इन मुद्दों को समझ लेंगे। आपके पास जब ज्ञान होगा, जब कंटेंट होगा, तभी आप उसको कम शब्दों में बयां कर सकते हैं। सभी लोग कहते हैं BA ऐसे पास हो जाएगा, ऐसे कैसे पास हो जाएंगे यार,
इतनी सारे मुद्दे आपको पता था, यही प्रश्न पूछेगा, आप बना करके लिखोगे। अब वो शुक्र मनाइए एग्जामिनर का कि वो आपको पास कर देता, चूंकि यूनिवर्सिटी कहती है कि हाँ बच्चों को पास ही कर दो, अगर कुछ लिखा है तो पास कर दो, अगर कुछ नहीं लिखा तो कोनो बातें नहीं। तो ये शुक्र मनाइए कि आप जो है इंडिया में हैं और इस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं। चले हालांकि आगे बढ़ते हैं, उस पर किसी दिन मैं चर्चा कर लूँगा। अगला है आपका दूसरा, संविधान के कुछ अंश लिखित हैं। क्या? संविधान के कुछ अंश लिखित हैं, मतलब संविधान के जो मूल ढांचा है कहीं ना कहीं पे वह संविधान का लिखित भी है, पूर्ण रूप से आलिखित संविधान नहीं है। कुछ चीज़ों को मेंशन भी किया गया, लिखा भी गया है संविधान में। कहाँ के? ब्रिटेन के संविधान में। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। आगे आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आगे आप बता सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान सिद्धांत में लचीला और व्यवहार में नहीं है। मतलब ब्रिटिश संविधान सिद्धांत में लचीला और व्यवहार में नहीं है, मतलब ना तो व्यवहार में उतना ज़्यादा लचीला है और ना ही सिद्धांत में, दोनों पक्षों में वो ज़्यादा लचीला नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लचीला है। जैसे इंडिया में भी भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, इसी प्रकार से ब्रिटेन का संविधान कैसा है? लचीला भी है और कहीं ना कहीं पे कठोर नहीं है, लेकिन लचीला भी नहीं है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो ब्रिटेन का संविधान सिद्धांत में लचीला है और व्यवहार में नहीं है। सिद्धांत में लचीला है थोड़ा बहुत, लेकिन व्यवहार में नहीं है। जो सिद्धांत होते हैं उनमें संशोधन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, लेकिन जो व्यवहार रूप से परंपराई से मान लेते हैं, वहाँ पर जो मंत्रिमंडल में राजा जो होता था वह बहस नहीं करता था, वह अध्यक्षता नहीं करता था, तो वो व्यवहार में चीज़ें हैं, तो उसमें हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था ना हो। लेकिन जो सिद्धांत होते हैं उसमें लचीलापन पाया था, उसमें परिवर्तन सरल भाषा में हो सकता है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, चौथा मुद्दा है ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियम है। क्या है आधारभूत नियम? है मतलब कि कंसेप्चुअल यानी कि फाउंडेशनली थ्योरीज, यहाँ पर मतलब फाउंडेशन रूल्स कुछ हैं जो कि ब्रिटेन के संविधान को चला रहे हैं, मतलब कुछ लिखित ब्यौरा भी है, और जो कि एक प्रकार से संविधान मतलब ब्रिटेन में संविधान के अस्तित्व पर खरा उतरता है। तो यह 4 मुद्दों के माध्यम से आप यह बता सकते हैं कि संविधान जो है ब्रिटेन का पूर्ण रूप से है, इस पर कोई उंगली अगर उठाए तो आप इस तरीके से उसको समझा सकते हैं। और इस प्रकार से जो टॉमस बेन और डी टॉकविले का कथन था, यह पूर्ण रूप से ना कह करके लगभग 80% आपका जो है यह जो कथन है यह खरा नहीं, मतलब कि यह गलत उतरता है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलें आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ें आपके समझ में आई? अगर इतनी सी चीज़ समझ में आई तो ये सारे के सारे प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते थे, जो कि जो है पेपर 2 के चैप्टर 1 से संबंधित मतलब में हैं, और यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से चैप्टर 2 से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार से चैप्टर 3, 4, 5 और 6 इस प्रकार से आते रहेंगे। चलिए मित्रों, एक बार वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी प्रकार से वीडियो आती रहेगी, और वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।